साइट्स, कि साइट्स है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से आया है, इसके बारे में देखेंगे। तो साइट्स को हम स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से ऑब्वियसली, कि साइट्स है क्या। साइट्स सबसे पहले देखेंगे इसका फुल फॉर्म, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब समझते हैं कि ये क्या है। कुछ तो है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि वैसी स्पीशीज जो कि डेंजर में हैं, जो कि खतरे में हैं। जैसे कि एक टाइम पे हमारे यहाँ पे डायनासोर थे, बट अब हैं क्या, नहीं हैं, खत्म हो चुके हैं। एक टाइम पे वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज रहे होंगे, राइट, खत्म होने वाले होंगे और खत्म हो गए। तो इसी तरीके की कुछ हमारे पास स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि खत्म होने वाली हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसमें में से एक है साइट्स, ठीक है। और ये मेनली किस पे फोकस्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड पे, यानी कि जो कमर्शलाइजेशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू जो स्पीशीज हमारी खत्म हो रही हैं उनको बचाना है, राइट। यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनेशनल। इंटर और इंट्रा का मतलब देख लेते हैं थोड़ा सा, कि व्हाट डज इट मीन बाय, देखते हैं। इंटर एक वर्ड है और दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, इंट्रा। इंट्रा, राइट। अभी जो इंटर होता है, इंटर में आप 2 कंसिडर करोगे, ठीक है। इंट्रा में आप 1 कंसिडर करोगे, ओनली 1, ठीक। इंटर यानी कि मान लो 2 देशों के बीच, ठीक, 2 कंट्रीज आपस में क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, कमर्शलाइजेशन कर रही हैं, तो वो इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, उस कंट्री का इंटरनेशनल हो गया। इंट्रा क्या हो गया, विद इन कंट्री, ठीक है, विद इन कंट्री। अब इसको थोड़े से छोटे लेवल पे भी समझ लो सो दैट और इजी हो जाए। जैसे कि कोई एक स्टेट ले लो, यूपी बिहार, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ओके। यूपी बिहार या कोई भी अदर स्टेट जो भी पसंद हो, ठीक। अभी उस स्टेट के अंदर अगर हो रहा है तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट। अगर 2 स्टेट कर रहे हैं, अब इसको कुछ देर के लिए स्टेट कंसीडर करो, स्टेट 1, स्टेट 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट, राइट। तो ये क्या था, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटर और इंट्रा। अभी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो क्या है, कि क्यों साइट्स की, साइट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले तो ये देखेंगे, हाँ, कि साइट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इट वाज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस, कौन सी मीटिंग, इट वाज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है। ये स्वीडन में हुई थी 1972 में। ऑब्वियसली इट इज़ नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। मैंने मीटिंग से स्टार्ट करा। तो यूएनईपी का रिजल्ट निकल कर के आया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या आया था, यूएनईपी। यूएनईपी क्या था, यूएनईपी हमारे पास एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि बहुत सारे जो फंक्शंस थे उसको गवर्न करता था। यानी कि वो वाइल्ड लाइफ भी देखता था, वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी देखता था, उसके बाद से वो हैज़ार्डस जो केमिकल मूवमेंट है वो भी देखता था। यानी कि इसके अंदर आता था बॉर्न कन्वेंशन, सीएमएस, ऑब्वियसली इसी को ही कहते हैं, बॉर्न कन्वेंशन आता था इसमें। साइट्स भी इसी का पार्ट है, ठीक है। स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम नॉट कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन भी इसका पार्ट है, कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आते हैं यूएनईपी के अंडर आते हैं। तो ये बताने का पर्पस ये था क्योंकि 1972 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आ रहा है यूएनईपी, और उसके बाद आएगा हमारा 1975 का साइट्स। तो अगर सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाए तो स्टॉकहोम पहले आएगा और साइट्स बाद में आएगा, हमेशा याद रखना है ये चीज़, ठीक है। अब देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ, साइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें, क्योंकि देखो फूड चेन और इकोलॉजिकल बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। अब बताओ ये कैसे होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस और फूड चेन कैसे मेंटेन हो। फूड चेन मेंटेन होगा तभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस आएगी, है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपको उन स्पीशीज़ को बचाने की ज़रूरत है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक फॉरेस्ट है, ठीक, एक ग्रासलैंड है, वहाँ पर क्या है, हिरन है
और है आपके पास टाइगर, ठीक है। अभी क्या है कि आपने टाइगर को ख़त्म कर दिया, सपोज करो आपने टाइगर को ख़त्म कर दिया, ठीक, उसका शिकार करके ख़त्म कर दिया, ट्रेड करके ख़त्म कर दिया, जो समझ लो, ठीक, बस समझ लो कि आपने टाइगर को ख़त्म कर दिया। अभी क्या है आपके पास, हिरन ही हिरन बच गए हैं। अब हिरन का क्या हो जाएगा, एक जंगल पर एक छत्र राज हो जाएगा। वो क्या करेंगे, सारे पेड़ पौधे पत्तियों को क्या करेंगे, खा खा के ख़त्म कर देंगे। तो आप समझ रहे हो कैसे आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई, है ना। एक दिन आपका जंगल खत्म करने का जिम्मेदार ये हिरन बन चुके हैं। इस तरीके से आपकी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना जरूरी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, और हमें इनको किस चीज़ के लिए बचाना चाहिए, जो प्लांट है हमारे पास, जो ट्रीज़ हैं, जो मान लो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हो गई जैसे कि हनी बी हो गई, वो हनी देती है हमें, और कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ वाली जो चीज़ें हैं वो सारे एनवायरनमेंट में जो कि काउंट होते हैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव मटेरियल्स, वो सब हमें किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। तो उसके लिए भी इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। और ठीक है यार, अगर आपके पास ये सब रीजंस नहीं भी हैं तो आपके पास कुछ मोरल वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना। मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोरल वैल्यूज़ वो होती हैं कि जानवर क्या है, बोल नहीं सकते, पेड़ पौधे क्या बोल नहीं सकते, तो आपको कुछ तो होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उनसे इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो, तो आप उनको हार्म ना करो, आप उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाओ। तो कुछ मॉरल वैल्यूज़ के उससे, कुछ साइंटिफिक रीज़न के उससे, इन सभी पर्पस को लेकर आपको क्या करना चाहिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव into the next slide, and this is introduction to sites, right। तो यहाँ पर अभी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसमें से। साइट एस्टेब्लिश इन 1975, है ना, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, देख ही लिया कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बाय रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, अभी इंटरनेशनल ट्रेड को ये रेगुलेट करेंगे किस किस तरीके से, यहाँ पर लगाएंगे ये एनेक्सेस लगाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3, 3 एनेक्स लगाएंगे, यानी कि 3 तरीके हैं इनके पास, ठीक है। कौन सी स्पीशीज का आप ट्रेड कर सकते हो, कौन सी स्पीशीज का बिल्कुल नहीं कर सकते हो, किसका कर सकते हो लेकिन उसके लिए कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो ये सब तीनों कैटेगरी बनाई गई है इनकी, ठीक। अभी देखेंगे, विद ओवर 180 पार्टीज इट कैटेगराइज स्पीशीज इनटू 3 एपेंडाइसेस बेस्ड ऑन देयर कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। अभी देखो, मान लो जो कल ही एक्सटिंक्ट होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ के रखो, जो कल ही एक्सटिंक्ट होने वाला है, अब आप उसको बेच नहीं दोगे ना, ऑब्वियसली आप उसको कंजर्व करोगे। तो वैसे ही स्पीशीज़ को यहाँ इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, इमीडिएट कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो उसको आप ऐसी लिस्ट में डालोगे, उसकी अलग से लिस्ट बनाओगे कि ये स्पीशीज़ जो हैं वो जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, तो उसका आप विशेष ध्यान रखोगे, राइट। तो द प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन, आप उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाओगे, यानी कि खत्म होने से बचाओगे। इसको याद रखना, इसका इस वर्ड का मतलब होता है खत्म। ड्यू टू ट्रेड वाइल अलाउिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या करो आप, सस्टेनेबल यूज करो। सस्टेनेबल यूज ऐसा यूज कि आप अभी भी यूज कर पाओ और इन फ्यूचर में जो लोग आए वो उनके यूज के लिए भी आपको छोड़ के जाओ। साइट्स हैज बिकम cornerstone for wildlife conservation, balancing ecological needs with demands of international commerce। इंटरनेशनल कॉमर्स भी कर सकते हो, बट कुछ स्पीशीज के साथ नहीं, जो जिनके एक्सटेंशन का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू मूव into the next slide, this is understanding the appendices, ठीक है। कि appendices कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया 3 है, वो देखो तीनों में क्या क्या है। कंपेरेटिव ओवरव्यू साइट्स का है, अपेंडिक्स 1 और 2 पहले देखते हैं। इंक्लूड्स स्पीशीज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, ट्रेड इज टाइटली रेगुलेटेड एंड ओनली अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि रिसर्च रिसर्च
एंड डेवलपमेंट, बोलते हैं ना R&D, डेवलपमेंट, राइट। तो इस पर्पज से आप केवल यूज कर सकते हो अपेंडिक्स 1 के जितने स्पीशीज हैं उनका, ठीक है। अब जो अपेंडिक्स 2 है, कंटेन्स स्पीशीज दैट आर वल्नरेबल और मे बिकम एंडेंजर्ड। अभी एंडेंजर्ड नहीं है वो स्पीशीज, ये स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड नहीं हुई हैं, बट अगर आपने इसको नहीं बचाया तो ये एंडेंजर्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो मे बिकम एंडेंजर्ड विदाउट रेगुलेशन, रिक्वायर्स एक्सपोर्ट्स लिमिट। तो इसको क्या करना है आपको, एक्सपोर्ट लिमिट इसमें रिक्वायर होती है कि एक्सपोर्ट इनका करना है कि नहीं करना है, और करना भी है तो क्या करना है, बहुत लिमिटेड एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ साइट्स एपेंडाइसिस, ठीक। अभी हमारे पास कौन कौन से हैं, 1, 2 and 3। ये क्या है, इंक्लूड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज टाइगर, राइनोसोरस एंड ग्रेट एप्स। यहाँ पर कौन कौन से हैं, टाइगर हो गए आपके पास, राइनोसोरस हो गए और ग्रेट एप्स हो गए। ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इनकी, ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं जल्द ही। अभी आपने सुना होगा एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन क्या है, सिर्फ एशियाटिक लायन जो है अभी इंडिया में ही मिल रहा है, वो भी गुजरात रीजन में मिल रहा है, राइट। ये इंडिया का गुजरात वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये इंडिया का नॉर्दर्न रीजन हो गया, इधर बनाती हूँ कुछ कुछ, मान के चलो ऐसे, ये गुजरात वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पर ही एशियाटिक लायन आपको देखने को मिलते हैं, और पूरे एशिया में आपको देखने को नहीं मिलता है, हैं, और ये फैक्ट है। अब पेंगुलिन हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, सी टर्टल हो गया, ये सारे कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो अपेंडिक्स 1 में कवर किए जाते हैं। अब देखो अपेंडिक्स 2 क्या है, कवर स्पीशीज लाइक इंडियन स्टार टॉर्टोइस एंड ऑर्किड स्पीशीज हु रिक्वायर कंट्रोल टू अवॉइड एंडेंजरमेंट। यानी कि आपको खतरे से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर नहीं लगेगी कि ये सारी जितने लिस्ट में नाम हैं वो इसमें एंटर कर जाएं, ठीक है। तो बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अपेंडिक्स 3 प्रोटेक्ट स्पीशीज एट कंट्री लेवल इंक्लूडिंग ओटर इन पाकिस्तान एंड इंश्योरिंग द लोकल रेगुलेशंस, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट लिमिट तो है कि आप एक्सपोर्ट तो कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो एक एग्जांपल से समझो इसको, कि इंडिया ने अपनी किसी स्पीशीज़ को एक्सपोर्ट किया किसी दूसरी कंट्री को, तो अभी क्या कर सकता है, इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप इस स्पीशीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये रिक्वेस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो अपेंडिक्स 3 में क्या है, इंक्लूडेड हैं। और इस वाली लिस्ट को वॉशिंगटन, एक मिनट इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, सो दैट इसमें कुछ जगह तो बन जाए लिखने के लिए। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, राइट। और इसको आप कंसीडर कर लो, ये हो गया वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब हालत बेकार है इनकी, ठीक है। और ये तो मोस्ट एंडेंजर्ड में आएंगे, ये मोस्ट एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये मोस्ट एंडेंजर्ड, ये वल्नरेबल, और ये वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक। Now we are going to move into the next slide. This is the key principle of CITES. CITES operate on 4 main principles that determines the compliances and ट्रेड रेगुलेशन स्ट्रक्चर। देखो, सस्टेनेबल यूज मस्ट नॉट थ्रेटन स्पीशीज सर्वाइवल, यानी कि आप किसी का सस्टेनेबल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पीशीज खतरे में आ जाए। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी यूज कर रहे हो ऐसा यूज करो कि उस स्पीशीज को एटलीस्ट खतरा ना हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज, ठीक है। अगर आप किसी स्पीशीज का ट्रेड कर रहे हो, कोई भी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है।
ऐसे नहीं कि आप किसी भी स्पीशीज़ को कहीं भी ट्रेड कर सकते हो और उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं रूल ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अगर आप रूल नहीं फॉलो करते हो तो आपके लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए, सो दैट आप रूल्स फॉलो करो और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो कन्वेंशन हो रहे हैं, जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो सके। सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन इनिशिएटिव ग्लोबली, और ये एक लोगों के सपोर्ट करने से नहीं होगा, ऑब्वियसली ये इसीलिए इंटरनेशनली ये मुद्दा उठाया गया है। तो इसमें क्या होगा, सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राइट। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ साइट्स ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब ग्लोबल ट्रेड पे इसका क्या फर्क देखने को मिला है, देखो। CITES plays a pivotal role in curbing illegal wildlife trade, thereby contributing to biodiversity conservation. Obviously, रूल्स बनाए ही इसीलिए गए थे ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो सके, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो भी रहे हैं। The cooperation among members countries has led to recovery of certain species. अभी इनको बहुत सारी स्पीशीज़ को रिकवर करने में भी हेल्प मिली है, यानी कि अगर उनके नंबर्स जो थे 2 थे तो आज बढ़ के उनके नंबर क्या हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। तो ये होता है रिकवरी, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज़, कुछ सर्टेन स्पीशीज़ की रिकवरी भी देखने को मिली है। फॉर इंस्टेंस, इंटरनेशनल एफर्ट्स अंडर साइट्स हैव डेवलप्ड स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट एंड यस, यहाँ पर टाइगर होना चाहिए, ठीक है, मैं लिख देती हूँ टाइगर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं साइट सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है। द रीस्टेबलाइजेशन ऑफ अरेबियन ऑरिक्स पॉपुलेशन एंड इंक्रीज जायंट पांडा नंबर्स आर नोटेबल सक्सेस। दिख रहा है आपको कि अरेबियन ऑरिक्स और जायंट पांडा दोनों के नंबर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। Such initiatives has raised awareness on wildlife issues while promoting international cooperation for conservation. क्या देखने को मिला है आपको, इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिला है और अवेयरनेस भी लोगों में देखने को मिली है। These examples illustrate how sites positively affect species recovery and trade mechanism. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे ये वर्क किया है और पॉजिटिवली इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट, challenges facing sites despite its success, sites still faces significant challenge. ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ करने जाओगे ना तो आपको चैलेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बिना चैलेंज के कोई काम नहीं होता। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड परसिस्ट, तो इसके लिए क्या चैलेंज होगा, इसने क्या किया है कि लीगलाइज किया है चीज़ों को, कि यानी कि एक्सपोर्ट होगा तो वो लीगल तरीके से होना चाहिए। तो अब इसका उल्टा क्या होगा कि इलीगल चीज़ें हो जाएंगी, है ना। ड्रिवन बाय डिमांड फॉर एग्जॉटिक पेस्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड लग्जरी गुड्स, यानी कि किसी को अच्छे अच्छे आइटम्स चाहिए थे, ठीक है। यानी कि मान लो लेदर के आइटम चाहिए किसी को, और किसी को क्या चाहिए था, किसी को पेस्ट चाहिए था बढ़िया वाला, किसी को चाहिए था मेडिसिन चाहिए थी, आयुर्वेदा चाहिए था बढ़िया वाला। तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया से एक्सट्रैक्ट किया, उन्होंने सारे रूल्स लॉस को क्या किया, नहीं माना, ठीक। द लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनफोर्समेंट एंड डेस्परेट नेशन लॉस complicate conservation efforts. Additionally, the climate change poses an increased threat to the several species. Climate change तो जान ही रहे हो, इसका जो असर है ना वो सब पे देखने को मिल रहा है। Listed under sites necessitating updates and adaptation to the treaty, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ देखने को क्या मिला कि क्लाइमेट चेंज का भी असर मिल रहा है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है उसको भी परसिस्ट कर रहे हैं अपने ही फायदे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर क्या है साइट्स का। तो देखो, sites and local communities. Sites engage local communities in conservation efforts, emphasizing sustainable practices and benefit both people and wildlife, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ भी इंगेज हुई हैं इसमें
और इससे किसको बेनिफिट मिला है? दोनों को मिला है, लोगों को भी मिला है और वाइल्ड लाइफ को मिला है। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव हेल्प इंश्योर्स लोकल पॉपुलेशन रिमेन्स इन्वेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज। एम्पावरमेंट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस, जॉब क्रिएशन इन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटीज एंड वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब देखो क्या हुआ है, जॉब क्रिएशन तो होगा ही। अगर आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, कोई जू में जाएगा जानवरों को देखने, तो क्या होगा, टिकट वगैरह लेगा और वहाँ पर कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई इंसान तो रहेगा ही, और इंसान रहेगा दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, एम्पावरमेंट थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, है ना। अभी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मैंने मतलब बताया था। सस्टेनेबल वर्ड होता है कि हमें अभी के लिए और फ्यूचर के लिए चीज़ों को क्या रखना है, मेंटेन रखना है, बैलेंस्ड वे में हमें यूज़ करना है। तो अगर आप कोई चीज़ सस्टेनेबल वे में यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, नेचर को और एम्पावर करते हो। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ये तो सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि कम्युनिटीज़ ने क्या किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी और वाइल्ड, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोलाबोरेटिव एफर्ट्स। साइट्स कोलाबोरेट्स विद न्यूमरस ऑर्गेनाइजेशन। साइट्स किसके साथ कोलाबोरेट करता है, यूएन के साथ, एनजीओ के साथ, यानी ताकि ये क्या कर सके, अपने कंजर्वेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक, बाय शेयरिंग नॉलेज एंड रिसोर्सेज दिस पार्टनरशिप एनहांस इफेक्टिवनेस अगेंस्ट इंटरनेशनल पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। ये पहले ही हम कवर कर चुके हैं कि इलीगल ट्रेड वगैरह को रोकने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारे पास। रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ साइट्स रिवील सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट सपोर्ट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स, कंटिन्यू एडवोकेसी फॉर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल कंट्रोल। ये तो चल ही रहा है, ठीक है। आप कंटिन्यू एडवोकेसी कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कि आपके इंटरनेशनल जो कंट्रोल हो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। इंक्रीज फंडिंग फॉर कंजर्वेशन प्रोग्राम, अच्छा खासा पैसा तो लगेगा ये सब चीज़ों में ऑब्वियसली। फॉस्टर मोर पार्टनरशिप टू कॉम्बेट इलीगल ट्रेड, पार्टनरशिप आप जितनी ज़्यादा रखोगे उतनी ही ज़्यादा कंट्रीज जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। एनहांस द एजुकेशन अराउंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का नॉलेज होना तो सबको ज़रूरी है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We'll look forward to seeing you all in the next lecture. Thank you.